फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हम भाषा के विषय में चर्चा करते हैं। इन चित्रों को बच्चों ध्यान से देखिए। पहले चित्र में पुस्तकालय अध्यक्ष बच्चों को चुप रहने का संकेत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में गार्ड चालक को हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का संकेत दे रहा है। बच्चों, संकेतों द्वारा मन के भाव एक सीमा तक समझाए जा सकते हैं, परंतु यह भाषा का रूप नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई भाव या विचारों को प्रकट करते हैं तो कुछ ऐसे बातें होती है जो हम संकेतों के द्वारा नहीं स्पष्ट कर पाते, इसलिए हम इसको भाषा का रूप नहीं कह सकते। अब नीचे दिए गए हुए चित्रों को देखिए। बालक अपनी माँ को पत्र लिख रहा है और अपनी बात बता रहा है, जबकि दूसरे चित्र में माँ बालक का पत्र पढ़कर उसकी बात समझ रही है। तो देखा आपने कि किस प्रकार माँ और पुत्र लिखकर और पढ़कर अपने भाव और विचारों को समझ रहे हैं। अर्थात पढ़कर और लिखकर मानव अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा हम अपने भाव और विचारों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण भी कर सकते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें व्यक्ति अपनी भाव या विचारों को बोलकर प्रस्तुत करता है। जैसे कि पहले चित्र में स्पष्ट है कि एक व्यक्ति भाषण दे रहा है और वह मौखिक भाषा का ही प्रयोग कर रहा है। इसके अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे आपस में बातचीत करना, फ़ोन पर बातचीत करना, कविता सुनाना, गाना सुनाना इत्यादि। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। वह भाषा जिसमें व्यक्ति अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रस्तुत करता है, उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे कि चित्र में स्पष्ट है, बालक पत्र लिख रहा है। इसके अन्य उदाहरण ये भी हो सकते हैं, पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करना। बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया है भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट है कि जो भाषा है उसका क्षेत्र व्यापक है, यानी कि भाषा बड़े एरिया में है, जबकि जो बोली है उसका क्षेत्र सीमित है, उसका जो दायरा है वो कम है। भाषा के अंदर से ही बोली निकली हुई, बोली बनी हुई है, और जो बोली है वो केवल 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही बदल जाती हैं। यानी कि कुछ क्षेत्र हैं जो 5 से 10 किलोमीटर के बीच, वहाँ पे जो बोली बोली जाती है, 5 से 10 किलोमीटर के दूर जाने के बाद वहाँ पे कुछ अलग बोली सुनने को मिलती है। यानी कि जो बोली है उसका क्षेत्र सीमित है और भाषा का क्षेत्र व्यापक है और वो बहुत बड़े क्षेत्र में बोला जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है, कवि जो है सूरदास, उनकी साहित्य रचना ब्रज भाषा, ये उनकी बोली है। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, ये अवधी बोली में लिखी गई है। विद्यापति द्वारा पदावली रचित है जो, वो मैथिली बोली में लिखी गई है। और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो पद्मावत है वो अवधी बोली में लिखी गई है। राजभाषा। आज विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो बच्चों, हिंदी भारत की राजभाषा है। यह हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी बोली जाती है और वहाँ की भी राजभाषा हिंदी है, क्योंकि वहाँ के अधिकांश लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और यही भाषा भारत के सभी प्रांतों में अपनी आपसी बातचीत के काम आती है।
इसीलिए किसी भी राष्ट्र के राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। बच्चों, संविधान में इन 22 भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। इन 22 भाषाओं को भी संविधान में दर्जा मिला है, जो कि हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा जिस भाषा को एक मान्यता दी गई है उसे कहते हैं हम मानक भाषा। यानी कि कुछ ऐसे शब्द, ऐसी भाषा जिसको विद्वानों ने मान्यता दी है, वैल्यू दी है, वो आपकी मानक भाषा है। उदाहरण के लिए गई य के साथ और गई ई की मात्रा के साथ। तो यहाँ पे जो मानक रूप है या शुद्ध रूप कह सकते हैं आप, गई ई के साथ ही शुद्ध माना जाएगा और इसको मानक रूप दिया गया है। अंत डॉट के साथ है, ठंड भी आपका डॉट के साथ है। शुद्ध में देखिए द के साथ ध भी जुड़ा हुआ है और जब हमने इसको पृथक किया तो द और ध स्पष्ट नज़र आ रहा है। इसका मतलब शुद्ध ये भी आपका मानक रूप है। तो वही भाषा, वही शब्द जिसको शिक्षाविदों और विद्वानों ने मान्यता दी है वो कहलाते हैं मानक भाषा। लिपि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिखने की व्यवस्था या तरीके को हम लिपि कहते हैं। हर भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हिंदी अगर आप लिखते तो उसमें मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी आप लिखते तो उसमें स्पेलिंग का यूज़ होता है। तो ऐसे ही आपकी जो प्रत्येक भाषा है उसमें अलग अलग चिन्ह और अलग अलग संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं हम लिपि। यहाँ पे आपका हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। साहित्य के दो भेद है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। साधारण गद्य साहित्य साधारण और सरल भाषा में संचित ज्ञान के कोश को गद्य साहित्य कहते हैं। इसमें लय, तुक आदि अनिवार्यता नहीं होती। गद्य की अनेक विधाएं होती हैं। कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी इत्यादि ये विधाएं जो हैं गद्य साहित्य की ही देन है। यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया है वो सब जो लिखे होते हैं वो अधिक शब्दों में अधिक बातें होती हैं। अब मैं उसके विपरीत बता रही हूँ आपको पद्य साहित्य। इसमें जो भी आपके पद आते हैं वो आपकी कम शब्दों में हमें अधिक बातें बतलाते। जैसे कविता में भी जो शब्द होते हैं, जो छंद होते हैं, दोहे, चौपाई, ये सब आपके जो होते हैं उसमें कम शब्दों में अधिक ज्ञान छिपा होता है। पद्य साहित्य में लय, तुक, यदि, गति, छंद आदि का ध्यान रखा जाता है। मतलब राइमिंग्स, कविताओं में भी आपके तुकबंदी होती है, लय होती है, मतलब उसको गाने का एक तरीका होता है। तो ये सब होता है आपका पद्य साहित्य में। इसका मैंने उदाहरण बताया आपको। कविता हो गई, काव्य खंड, महाकाव्य, गीता काव्य, गजल, दोहा इत्यादि। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध पढ़ना लिखना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण आपका, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो वाक्य का भाव ये निकलता है कि हमें खरगोश को काटना है और गाजर खिलाना है। गाजर को काटना चाहिए तो यहाँ पे पहले वाक्य में तो ये बोला गया खरगोश को काटो, तो ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होना चाहिए गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ। व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसी के द्वारा आपके शब्द बनते हैं और शब्दों से आपके वाक्य बनते हैं और यही वाक्य आपके भाव और विचारों को स्पष्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आओ देखिए आपने कितना सीखा है अभी तक। पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस प्रतिदिन 13 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उत्तर है गलत,
क्योंकि ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। बिल्कुल सही। यातायात पुलिस सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं करती है। गलत, क्योंकि सांकेतिक भाषा का तो प्रयोग वो करती है। वो इतना तेज तो बोल नहीं पाएगी कि सभी को, गाड़ी चलाने वालों को, सभी को उनकी आवाज़ पहुंच जाए पुलिस की। इसलिए वो हाथों के द्वारा इशारे करते हैं गाड़ी को जाने का भी और गाड़ी को रुकने का भी। इसका मतलब यहाँ पे आपका वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं करती। आंसर गलत है, वो तो करती है। विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। सही आंसर। व्याकरण के 2 भाग हैं। गलत, क्योंकि व्याकरण के तो 3 भाग हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। बच्चों, आपको मैं इस पाठ से संबंधित एक PDF फाइल भी भेजूंगी जिसमें आपको गृह कार्य दिया होगा। उस गृह कार्य को आपको इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद ही करना है और वो गृह कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।